सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 15 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है क्रिया। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं क्रिया के विषय में कि किस प्रकार से हम भाषा के अंतर्गत क्रिया संबंधी शब्दों का प्रयोग करते हैं। पाठ 15 क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। आजकल वर्षा ऋतु चल रही है, सुबह शाम झमाझम बारिश होती है। किसान अपने खेत जोत रहे हैं, कुछ खेतों में पानी भरा है। किसान उनमें धान की पौध लगा रहे हैं, कहीं कहीं बाढ़ें आ रही हैं। लोगों के घर नष्ट हो गए हैं, वे अपने घर दोबारा बना रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी है, कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे हैं। वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। आपने देखा, ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी कार्य का करना या होना बता रहे हैं, इन्हें क्रिया कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभी हमने बच्चों एक अनुच्छेद पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि कुछ शब्द रंगीन हैं। अगर हम उन शब्दों को देखें तो हमें पता चलेगा कि वे शब्द हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से कार्य हो रहा है या फिर कार्य को किया जा रहा है। तो ऐसे शब्दों को ही हिंदी व्याकरण में क्रिया कहा जाता है। और इसकी जो परिभाषा होगी वो होगी, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो हमें बताएं कि काम हो रहा है या फिर काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, ये शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। अब है धातु। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे सुन, जा, सो, उठ, भाग, तैर, खेल, पी आदि। क्रिया का जो मूल शब्द है वो धातु होता है। क्रिया जैसे कि पढ़ना, बैठना, लिखना, इसका जो मूल शब्द है वो है धातु। जैसे पढ़ना में पढ़, लिखना में लिख। तो सुन, जा, सो, उठ, भाग, तैर, खेल, पी आदि ये सारे क्या है, क्रिया के मूल रूप है, यानी कि इनको हम धातु कहते हैं। धातु के साथ प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया के मूल रूप के बाद ना प्रत्यय लगाकर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं। जब भी हम धातुओं के साथ, यानी कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसके साथ हम जब प्रत्यय लगा देते हैं तो फिर क्रिया का रूप बनता है। और अगर हम ना प्रत्यय को जोड़ दे तो क्रिया का वो सामान्य रूप कहलाता है। उदाहरण है, तो यहाँ पर तालिका के माध्यम से बताया गया है। 3 का कॉलम है, धातु, प्रत्यय और क्रिया। सुन जमा ना सुनना, जा जमा ना जाना, उठ जमा ना उठना, भाग जमा ना भागना, पी जमा ना पीना, गिर जमा ना गिरना। तो हमने देखा कि किस प्रकार से मूल रूप में ना प्रत्यय को जोड़कर सामान्य क्रिया बनाई है। अब है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद 2 आधार पर किए जाते हैं। जब हम बताते हैं कि क्रिया कितने प्रकार की होती है तो उसको जो भेद करने का जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो कर्म के आधार पर हम क्रिया के भेद करते हैं और दूसरा रचना के आधार पर क्रिया के भेद करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? आ जमा कर्मक, अर्थात कर्म रहित, कर्म के बिना जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं लगा होता और क्रिया का फल प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, बच्चा हंसता है, मेंढक टर्राता है। तो वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन क्रिया वो दौड़ता है, हंसता है तथा टर्राता है का सीधा प्रभाव क्रमशः वाक्यों के कर्ता घोड़ा, बच्चा और मेंढक पर पड़ रहा है। अतः यहाँ प्रयुक्त सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। आपने देखा, इन वाक्यों में क्रियाओं के साथ कोई कर्म नहीं है। अकर्मक का अर्थ ही होता है कर्म के बिना वाली क्रियाएं। जिन क्रियाओं में कर्म, जिनके साथ क्रियाओं में कर्म नहीं दिया होता और जो क्रिया का जो प्रभाव है वो सीधा कर्ता के ऊपर पड़ेगा। जो भी कार्य कर रहा होगा कर्ता, वो डायरेक्ट उस पर ही प्रभाव दे रहा होगा। तो ये सारी जो क्रियाएं होंगी वो अकर्मक क्रियाएं होंगी। जैसे घोड़ा दौड़ता है, दौड़ता क्या है? क्रिया है। और दौड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? घोड़े पर पड़ रहा है। बच्चा हंसता है, हंसने का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है। मेंढक टर्राता है, टर्राने का जो प्रभाव है मेंढक पर पड़ रहा है, क्योंकि वो करता है। तो ये क्रियाएं हमारी हैं, तो ये क्रियाएं हमारी क्या हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं।
क्योंकि इन वाक्यों में, अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में कर्म नहीं दिया होता। अकर्मक क्रिया की पहचान, हम किस प्रकार से अकर्मक क्रिया की पहचान करते हैं? यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या किसे किसको प्रश्न सूचक शब्द लगाकर प्रश्न करने से कोई उत्तर नहीं मिलता तो समझो कि वह अकर्मक क्रिया है। अगर अकर्मक क्रिया में क्या है, जो वाक्य दिए होंगे उसमें जो क्रियाएं हैं, अगर उसमें क्या लगाएं, किसे लगाएं, किसको लगाएं और हमें उत्तर ना मिले तो वो अकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे उदाहरण है, घोड़ा दौड़ता है, मेंढक टर्राता है। उत्तर, अगर हम इसमें लगा रहे हैं प्रश्न, घोड़ा क्या दौड़ता है, मेंढक क्या टर्राता है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होंगे? तो ये होंगे अकर्मक क्रिया के उदाहरण। आप समझ गए होंगे कि उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर न मिलने के कारण वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया अकर्मक क्रिया है। अब है सकर्मक क्रिया। सजमा कर्मक अर्थात कर्म सहित कर्म के साथ जिन क्रिया का फल प्रभाव सीधा कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक का अर्थ ही है कि कर्म के साथ क्रिया, जब क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर नहीं पड़कर कर्म पर पड़ता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। देव आम खा रहा है, मोची जूते सिल रहा है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं खा रहा है, सिल रहा है, लगा रही है का प्रभाव सीधा कर्ता पर न पड़कर कर्म आम, जूते तथा झाड़ू पर पड़ रहा है। अतः यहाँ प्रयुक्त सभी क्रियाएं सकर्मक हैं। तो हम इन वाक्यों में क्या देख पा रहे हैं कि जो क्रिया आ रही है, खा रहा है, सिल रहा है और लगा रही है, जो भी क्रिया हो रही है उसका जो प्रभाव है वो सीधा कर्ता पर नहीं पड़ रहा, जैसे देव पर, मोची पर और नौकरानी पर नहीं पड़ रहा, जो कर्म दिए गए हैं आम, जूता, झाड़ू, इन पर पड़ रहा है। तो ये सकर्मक क्रियाएं हैं। अब हम सकर्मक क्रियाओं की पहचान किस प्रकार से करेंगे वो देख लेते हैं। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या, किसको, किसे आदि प्रश्न सूचक शब्द लगाकर प्रश्न करने से कोई उत्तर मिलता है तो समझ लीजिए वहां सकर्मक क्रिया है। जैसे देव आम खा रहा है, मोची जूते सिल रहा है। देव क्या खा रहा है, मोची क्या सिल रहा है, उत्तर आम आएगा। देव क्या खा रहा है, आम खा रहा है। मोची क्या सिल रहा है, जूते सिल रहा है। तो खा रहा है और सिल रहा है, ये दोनों सकर्मक क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर मिलने के कारण वाक्यों में प्रयुक्त जो क्रियाएं हैं वो सकर्मक क्रियाएं हैं। अब है, क्या आप जानते हैं वाक्य में कर्म का प्रयोग हुआ है अथवा नहीं, इस बात से क्रिया के अकर्मक अथवा सकर्मक होने का निश्चय नहीं होता। जिन क्रियाओं की मूल प्रकृति सकर्मक होती है उनके साथ चाहे कर्म का प्रयोग न भी हुआ हो तो भी वे सकर्मक मानी जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं होता लेकिन फिर भी जो क्रियाएं होती हैं वो सकर्मक होती है क्योंकि उनकी मूल प्रकृति ही ऐसी होती है। तो देखते हैं वो कौन सी है। अमित पढ़ता है, वेद लिख रहा है, सब्जी वाला बेचता है। अमित खाता है, वेद देख रहा है, भिखारी मांगता है। उपयुक्त उदाहरणों में प्रयुक्त क्रियाएं सकर्मक हैं। यद्यपि इन वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है तथापि पढ़ता है, लिख रहा है, बेचता है आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो मूलतः सकर्मक हैं। तो कुछ कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमेशा सकर्मक में ही रहती हैं। जैसे यहाँ पर है, अमित पढ़ता है, वेद लिख रहा है, सब्जी वाला बेचता है। अमित खाता है, वेद देख रहा है, भिखारी मांगता है। तो ये सारी क्रियाएं सकर्मक में आएंगी। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद हैं। दो उपभेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो दो भेद माने जाते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया जहां जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म का प्रयोग होता है उन्हें एक कर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे अभी दूध पीता है, शिवी निबंध पढ़ती है, राधा गाना गाती है। इन वाक्यों में क्रिया के साथ दूध, निबंध और गाना एक एक कर्म आई हैं, अतः इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं एक कर्मक क्रियाएं हैं।
तो एक कर्मक जहां पर क्रियाओं के साथ केवल एक कर्म आए वो एक कर्मक होंगी। हमने देखा अभी दूध पीता है, शिवी निबंध पढ़ती है, राधा गाना गाती है, तो सब में एक एक कर्म आए हैं, इसलिए ये एक कर्मक हो गई। और द्विकर्मक में दो कर्म होंगे। जिन क्रियाओं के साथ दो दो कर्म प्रयोग होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे भूमि ने शिखा को अंगूठी दी, सागर ने पिल्ले को दूध पिलाया। इन वाक्यों में क्रिया के साथ शिखा, अंगूठी और पिल्ले और दूध दो दो कर्म आए हैं, अतः इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं दी, पिलाया द्विकर्मक है। तो दो दो कर्म आए हैं तो द्विकर्मक क्रियाएं हो गई। रचना के आधार पर क्रिया के भेद, रचना के आधार पर हम क्रिया के भेद करते हैं। रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो चार होते हैं: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। जब वाक्यों में दो या दो से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब वाक्यों और उसमें एक के स्थान पर दो क्रियाओं का प्रयोग किया जाए, दोनों क्रियाएं आपस में जुड़ी हों, तो संयुक्त क्रिया होगी। जैसे अमन ने कोट उतार दिया, नमन ने पुस्तक फाड़ दी। इन वाक्यों में उतार दिया और फाड़ दी संयुक्त क्रियाएं हैं। इस प्रकार की क्रियाओं में पहली क्रिया प्रधान होती है तथा दूसरी क्रिया रंजक क्रिया होती है। रंजक क्रिया प्रधान मुख्य क्रिया के प्रभाव को बढ़ा देती है। तो क्या होगी, जो पहली क्रिया होगी वो तो प्रधान होगी और दूसरी वाली क्रिया को हम रंजक क्रिया कहेंगे। जैसे हमने उदाहरण पढ़ा, अमन ने कोट उतार दिया, उतार और दिया दो क्रियाएं आई हैं, दोनों जुड़ी हुई हैं, फिर संयुक्त क्रियाएं। और फाड़ दी, फाड़ और दी दो क्रियाएं तो जुड़ी हुई हैं, तो फाड़ क्या होगी, प्रधान क्रिया, और दी रंजक क्रिया। उतार प्रधान क्रिया और दिया रंजक क्रिया। और क्या होती है, जो मुख्य क्रिया होती है उसके प्रभाव को बढ़ा देती है रंजक क्रिया। नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों का प्रयोग करके बनाई जाती हैं, उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। हमें अच्छाइयों को अपनाना चाहिए, छाया पाठ दोहराने लगी है। इन वाक्यों में अपनाना और दोहराना नाम धातु क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं क्रमशः अपना, सर्वनाम और दोहरा विशेषण शब्दों से बनाई गई हैं। तो हमने देखा जो अपनाना और दोहराना ये दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है और दोनों ही सर्वनाम और विशेषण से बनाई गई हैं, इसीलिए ये क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं हैं। और कुछ नाम धातु क्रियाएं इस प्रकार हैं। जो संज्ञा शब्दों से बनी है वो है शर्म, शर्माना, बात, बतियाना, लात, लतियाना, हाथ, हथियाना। शर्म, शर्माना, लज्जा, लजियाना। और सर्वनाम शब्दों से अपना, अपनाना। विशेषण शब्दों से किस प्रकार से बनेंगी, गरम, गरमाना, नरम, नरमाना, तोतला, तुतलाना, लंगड़ा, लंगड़ाना, दोहरा, दोहराना। इसके बाद आती है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता कार्य को स्वयं न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी ने धोबी से कपड़े धुलवाए, मालिक ने नौकर से दूध मंगवाया। इन वाक्यों में धुलवाए और मंगवाया प्रेरणार्थक क्रियाएं। यहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके दूसरों से करा रहा है। क्या होता है प्रेरणार्थक क्रियाओं में, जो करता है काम को करने वाला वो कार्य को स्वयं नहीं करेगा बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति से करवाएगा, तब वो दूसरे को काम करने के लिए प्रेरणा देगा, इसलिए इसका नाम प्रेरणार्थक क्रिया होता है। पिताजी ने धोबी से कपड़े धुलवाए, पिताजी कार्य को स्वयं न कर धोबी से करवा रहे हैं। मालिक ने नौकर से दूध मंगवाया, तो मालिक भी कार्य स्वयं नहीं कर रहा, नौकर से करवा रहा है, तो ये दोनों प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, आपने देखा उपयुक्त वाक्यों में धोबी और नौकर कार्य करते हैं, वे कार्य को अपनी इच्छा से नहीं करते बल्कि उन्हें इन कार्यों को करने की प्रेरणा क्रमशः पिताजी और मालिक से मिल रही है, इसलिए ये पिताजी और मालिक प्रेरक करता और धोबी तथा नौकर प्रेरित करता है। अतएव इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं प्रेरणार्थक है। तो जो काम को करवा रहा है वो क्या होगा, प्रेरक, और जो कर रहा है वो प्रेरित। ठीक है, अब है
प्रेरणार्थक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसके भी दो प्रकार हैं। पहली है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होकर प्रेरणा देता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दीदी बच्चे को झूला झुलाती है, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। तो क्या कर रहे हैं, जो स्वयं अगर कार्य में जो करता है वो सम्मिलित रहता है तो वो प्रथम प्रेरणार्थक होगी। जैसे दादी बच्चे को झूला झुलाती है, तो झूला झूलने का कार्य तो बच्चा कर रहा है, लेकिन उसमें दादी भी इन्वॉल्व है, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक है। जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, तो खेल दिखाया जा रहा है, लेकिन दिखा कौन रहा है, जोकर दिखा रहा है, तो ये भी प्रथम प्रेरणार्थक हो गई। ठीक है, इन वाक्यों में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है, अतः झुलाती है और दिखाता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दादी नौकरानी से बच्चे को झूला झुलवाती है, जोकर सर्कस में हाथी से करतब करवाता है। आपने देखा इन वाक्यों में दादी और जोकर प्रेरक करता तथा नौकरानी और हाथी प्रेरित करता है, क्योंकि दादी बच्चे को झूला झुलाने का कार्य स्वयं न करके नौकरानी को करने के लिए प्रेरित कर रही है। इसी प्रकार दूसरे वाक्यों में जोकर स्वयं कर्तव्य न करके हाथी को कर्तव्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, अतः यहाँ झुलवाती है और करवाता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य को ना करे और किसी दूसरे को उस कार्य को करने की प्रेरणा दे, वो उस कार्य में स्वयं इन्वॉल्व ना रहे, तो वहां पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। दादी नौकरानी से झूला झुलवा रही है और जोकर सर्कस में हाथी से करतब दिखवा रहा है, वो खुद कार्य नहीं कर रहे बल्कि दूसरे को उस कार्य को करने की प्रेरणा दे रहे हैं, अतः ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं। क्या आप जानते हैं सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया अप्रत्यक्ष तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया अप्रत्यक्ष होती है। आपने देखा प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक दोनों में क्रियाएं एक ही हो रही हैं, लेकिन उनको करने और करवाने वाले कर्ता अलग अलग हैं। सबसे पहले तो प्रेरणार्थक क्रियाओं में हमें ये बात ध्यान देनी होती है कि सकर्मक में आती हैं, और दूसरा जो हमें प्रथम प्रेरणार्थक जो क्रियाएं हैं वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, और दूसरी में अप्रत्यक्ष रहता है, क्योंकि कर्ता ने कह दिया, मतलब जो प्रेरणा देने वाला है वो उसने कह दिया और कार्य दूसरा करेगा, और दोनों में काम तो एक ही हो रहा होता है दोनों क्रियाओं में, लेकिन उसको जो करने वाला है वो कर्ता अलग अलग हो। अब है प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण। तो दो कॉलम है, पहले में मूल क्रिया, दूसरे में प्रथम प्रेरणार्थक और तीसरे में द्वितीय प्रेरणार्थक। लिखना लिखाना लिखवाना, पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना, घूमना घुमाना घुमवाना, लड़ना लड़ाना लड़वाना, खुलना खोलना खुलवाना, चलना चलाना चलवाना। अगर हम इनको पढ़ रहे हैं तो हमें इनका अंतर स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है। लास्ट है पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जब भी हम मुख्य क्रिया से पहले किसी क्रिया का और प्रयोग कर देते हैं तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इन क्रियाओं की एक पहचान और होती है कि इनके अंत में कर लगा होता है। जैसे चोर सामान चुराकर भाग गया, पुजारी ने नहाकर पूजा की, मैंने भागकर बस पकड़ी। इन वाक्यों में चुराकर, नहाकर और भागकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, क्योंकि ये क्रियाएं क्रमशः भाग गया, पूजा की तथा पकड़ी मुख्य क्रियाओं से पूर्व हो चुकी हैं। ये क्या होता है, हमेशा मुख्य क्रिया से पूर्व आती है। तो यहाँ पर भाग गया, पूजा की और बस पकड़ी, ये क्या है, मुख्य क्रियाएं हैं, और इनसे पहले जो क्रियाएं आई हैं वो पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, चुराकर, नहाकर और भागकर। तो हमने अच्छी प्रकार से पाठ को पढ़ लिया है और जान लिया है क्रिया के विषय में कि किस प्रकार से कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं और रचना के आधार पर क्रिया के
भेद है। अब हम अभ्यास कार्य पूर्ण कर लेते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं, जो है अब बताइए में से सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं और 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए कर लेते हैं। पहला है, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें कहते हैं क्रिया, कर्म, संज्ञा, सर्वनाम। तो उन्हें कहते हैं क्रिया। ए विकल्प सही हो जाएगा, लगाएंगे ए विकल्प पर। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? उपसर्ग, धातु, घात, बात। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। हमारा बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प पर। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। तो रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो 4 होते हैं। तो इसमें हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पढ़ने पड़कर कर्म पड़ता है तो उन्हें कहते हैं सकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, एक कर्मक क्रिया। और फिर से दे रखा है सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रश्न में कुछ गलती है। यहाँ पर नाम धातु क्रिया जहां पर लिखा है उसकी जगह हम कट कर देंगे, कट है ये, और इसके स्थान पर हम लिख देंगे, इस स्थान पर हम क्या लिख देंगे? सभी सही। सभी सही। तो ये हमारा बी विकल्प है, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, वाक्य में प्रयुक्त क्रियाएं अकर्मक हैं अथवा सकर्मक लिखिए। तो बच्चों कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें बताना है कि क्रियाएं सकर्मक हैं या फिर अकर्मक हैं। सबसे पहला है धोबिन कपड़े धोती है। तो यहाँ पर बच्चों कर्म दिया हुआ है कपड़े, तो ये क्रिया हो जाएगी, क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़ रहा है तो ये सकर्मक। नेक्स्ट है वह बाजार गया है। तो यहाँ पर भी कर्म दिया गया है बाजार, तो सकर्मक। बकरी घास खा रही है, तो कर्म है घास, तो ये भी सकर्मक हो जाएगी। नेक्स्ट है देव सेब खा रहा है, घोड़े तेज दौड़ते हैं, छवि लिखती है। तो मैंने 3 उदाहरण स्वरूप आपको करके दिखा दिए, बाकी आप स्वयं करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। नेक्स्ट है वाक्यों से पूर्वकालिक क्रिया छांटकर लिखिए। तो इसमें से हमें वाक्य दिए गए हैं, उसमें से हमें पूर्वकालिक क्रिया को छांटना है और लिखना है। तो चलिए छांटते हैं। सबसे पहला, किसान खाना खाकर सो गया, तो खाकर मुख्य क्रिया, सो गया उससे पहले आइए पूर्वकालिक क्रिया खाकर, तो यहां आ जाएगा खाकर। नेक्स्ट है आराम कर, तो चले गए मुख्य क्रिया, उससे पहले आराम कराया है, ये हो गई हमारी पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट है सूर्यांश टीवी देखकर चला गया, तो देखकर ये मैंने आपको बताया था कि पूर्वकालिक क्रियाओं में हमेशा अंत में कर लगा होता है। नेक्स्ट है शिवा खाना खाकर स्कूल गया, खाकर आएगा, वह भी नहा कर आए, नहा कर आएगा। पापा जी ने नौकर को बुलाकर डांट दिया, तो बुला कर आएगा। बाकी आप स्वयं कर लेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। इन प्रेरणार्थक क्रियाओं से वाक्य बनाकर लिखिए। तो बच्चों नीचे कुछ प्रेरणार्थक क्रियाएं दी गई हैं, उनसे हमें वाक्य बनाने हैं और लिखने हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला लिखेंगे साहब नौकर से सामान उठवाते हैं। दिलवाना, नेक्स्ट है अगली जो हमारी क्रिया है वो दिलवाना है। मोहन
मीरा से भिखारियों को भोजन दिलवाता है। नेक्स्ट है खिलवाना। माँ नौकरानी से बच्चे को खाना खिलवाती है। है। तो ऐसे ये पढ़वाना, चलवाना, बनवाना, ये बाकी तीन वाक्य आप स्वयं लिख लेंगे प्रेरणार्थक क्रियाओं का प्रयोग करके। तीन मैंने आपको उदाहरण स्वरूप करके दिखा दिए हैं। ये कार्य आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। इन शब्दों से नाम धातु क्रियाएं बनाकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें नाम धातु क्रियाएं बनानी है। तो बड़ से बनेगा बड़ बढ़ाना, शर्म से शर्माना, खटखट से खट खटाना, बात से बतियाना, गड़गड़ से गड़गड़ाना, साठ से सठियाना, हिन हिन से हिनहिनाना और हाथ से हथियाना। बाकी आप स्वयं कर लेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह हमारा अगला प्रश्न है। कुछ प्रश्न दिए गए जिनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में। एक बार प्रश्न पढ़ देती हूँ। क्रिया किसे कहते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं? क्रिया की परिभाषा लिखेंगे और कर्म के आधार पर उसके भेदों को बता देंगे और उदाहरण भी लिख देंगे। रचना के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं, रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताएंगे और उदाहरण लिख देंगे। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, इसका निर्माण किस तरह किया जाता है, नाम धातु क्रिया के विषय में बताएंगे और उदाहरण दे देंगे कि किस प्रकार से हम इनको बनाते हैं। क्रिया में 100 उदाहरण अंतर स्पष्ट कीजिए। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया में अंतर बताएंगे और उदाहरण लिख देंगे। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, 100 उदाहरण लिखिए। बताएंगे पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है और उसका उदाहरण दे देंगे। सामान्य क्रिया तथा संयुक्त क्रिया में 100 उदाहरण अंतर स्पष्ट कीजिए। सामान्य क्रिया और आप संयुक्त क्रिया, इन दोनों में अंतर बताएंगे। सामान्य क्रिया होती है जिसमें केवल एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्म दिया होता है, ये सामान्य क्रिया होती है। और संयुक्त क्रिया में क्या होता है, दो क्रियाएं आपस में जुड़ी होती हैं। तो आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा और आप अभ्यास कार्य पूर्ण कर लेंगे। तो बच्चों, आज हमने जाना पाठ के माध्यम से क्रिया के विषय में, क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। हमने पाठ को अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश की। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छे से समझ आया होगा। आप पाठ को फिर से ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।